नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात सियासी खबरों की। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने किस किस नाम पर किस की मुहर लगाई है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें अंबाला से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से अशोक तंवर, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी, फरीदाबाद से ललित नागर और गुरुग्राम से अजय यादव के नाम पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। शैलजा 2 बार अंबाला से सांसद रह चुकी हैं और 2 बार ही सिरसा से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी की कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास जताया कि अंबाला में फिर से मैं जाऊं, मैदान में जाऊं और पार्टी का वहां पर परचम लहराऊं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद तो करती हूँ, साथ में मैं आह्वान करती हूँ अंबाला के सभी लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, पार्टी से जुड़े हुए सभी लोगों का, कि उन्होंने जैसे पहले हमेशा मेरा साथ दिया, आगे भी पार्टी का उसी तरह से कार्य करें। वहीं रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा मौजूदा सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोदी लहर में भी दीपेंद्र हुड्डा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। वहीं सिरसा लोकसभा सीट से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है। अशोक तंवर राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और सिरसा से 2009 में सांसद रहे थे, लेकिन मोदी लहर में अशोक तंवर अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सीएलपी लीडर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिली है। श्रुति चौधरी 2009 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद करती हूं और अपने लीडर्स का धन्यवाद करती हूं, राहुल जी का धन्यवाद करती हूं और बिल्कुल पूरी तैयारी है, क्योंकि लोगों के बीच में रहकर खूब काम किया है ईमानदारी और सच्चाई के साथ, और खूब प्रगति और विकास हुआ है। जब मैं एमपी थी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आई और उसी के बलबूते पे लोगों के बीच में है। देखिए, अभी तो चुनाव बन रहा है और जिस प्रकार से अभी लोगों का रिस्पांस आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग तैयार हैं, बीजेपी से बहुत परेशान हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय यादव को टिकट दिया है। अजय यादव हुड्डा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने ललित नागर पर भरोसा जताया है। ललित नागर फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा से विधायक हैं। ललित नागर की गिनती हुड्डा खेमे के विधायकों में होती रहती है। बहरहाल लोकसभा के रण में अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कई बड़े चेहरे उतारे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा ही ऐसा नाम है जो कांग्रेस के लिए सीट निकाल पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से ललित नागर को टिकट देने पर चुटकी ली है। बराला ने कहा कि कांग्रेस ने ये टिकट रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट दी है। कांग्रेस पार्टी इतने लंबे इंतजार के बाद भी केवल 6 सीटें कर पाई है घोषित, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की अगर सीटों की बात करें, उसमें से जो फरीदाबाद की सीट ललित नागर को दी गई है, यह सीट मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट में दी गई है, क्योंकि ललित नागर के भाई महेश नागर जितने भी जमीनों के सौदे रॉबर्ट वाड्रा के हुए हैं उसमें साझीदार है। जितने घोटाले इनके माध्यम से हुए उसमें भी साझीदार है। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ उनका दर्द छलक ही उठता है। इस बार अपना दर्द
बयान करते वो भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह का भी जिक्र कर बैठे और बताया कि वो दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करते आ रहे थे। कोई मांग उठाने वाला अगर होगा तो ही मिलता। माँ भी बच्चे को जब रोता है कोई दूध देती है, नहीं देती है। लगता है गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह इसी ख्याल पर अमल करते हुए राजनीति में आए हैं। शायद तभी तो वो गाहे बगाहे अपनी पार्टी के लोगों पर ही सवाल उठाते रहते हैं, खासकर सीएम मनोहर लाल पर। फिर कोई उन्हें बागी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजनाल से भी लड़ लिया, हुड्डा से भी लड़ लिया, खट्टर से मुझे लड़ रहा है। जो मैं बताऊं तुमने, अगर जब मैं मांग नहीं करूंगा तो तुम्हारी वोट का हकदार हूं क्या? मैं मांग तो करनी पड़ेगी। तो मैं मांग तो करूंगा। राव इंद्रजीत सिंह इस बार फिर गुरुग्राम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो इससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके बयानों से लगता है कि इन 2 मौकों के मुकाबले पिछले 5 सालों का उनका अनुभव कुछ खास नहीं रहा। और हम होते थे कैबिनेट के मंत्री और वो होते थे केवल एमपी। और हम एक बात कहते थे, एमपी दूसरी बात कहता था। तो वही एमपी की बात जावा कि हमारी कैबिनेट मंत्री की नहीं जाती थी। ये एमपी की हैसियत हुआ करती थी कुछ साल पहले, और आज एमपी की कुछ हैसियत है तो बता दो। पिछले 5 साल के अंदर कुछ रखी है एमपी की हैसियत हरियाणा सरकार ने तो बता दो। राव इंद्रजीत सिंह की माने तो भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह भी उनकी तरह ही प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से पीड़ित थे और दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट थमा दिया। जब एमपी की हैसियत भी तो मुझे कहेगा कि मैं एमपी नहीं रहना चाहता, मैं तो एमएलए बनूंगा, मैं तो मंत्री बनूंगा। लग रहा है तो या तो इसकी गलती बता दो मैंने पैसे बनाए, या यूं कह दो कि भाई हमने इस मंत्री की हैसियत घटाई है। इनमें से दोनों का फैसला दो। कोई दोनों का भी मेरे को जवाब नहीं दिया, बस उसको टिकट दिया। जवाब कैसे नहीं। सांसदों की नाराजगी का जिक्र करके राव इंद्रजीत सिंह पार्टी के नेतृत्व और सीएम खट्टर को एक खास संदेश भी दे रहे हैं। चर्चाएं हो रही हैं कि अगर आप लोग सांसदों को महत्व नहीं दोगे तो विधानसभा के अंदर आपको दिक्कत होगी। और ये वास्तविकता है कि अगर सांसद बनकर के नहीं आते 2014 के अंदर पहले, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर विधानसभा के अंदर एमएलए नहीं बनकर के आते और हमारी सरकार नहीं बनती। वास्तविकता है। ये पहली बार नहीं है कि जब राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थकों के सामने इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सांसद रहते उन्हें प्रदेश सरकार से किस तरह की चुनौतियां मिली हैं। सीएम न बनने की टीस दिल में दबाए बैठे राव इंद्रजीत सिंह सीएम मनोहर लाल पर लगातार हमले बोलते आए हैं और हाल ही में उनके समर्थित कुछ विधायकों ने मनोहर सरकार के खिलाफ बगावत के सुर छेड़ दिए थे। नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को इस साल के बजट में रेवाड़ी में एम्स की घोषणा करनी पड़ी। अब रणनीति शायद आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर है। रेवाड़ी से पवन कांतिवाल, न्यूज़ 18 हरियाणा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता रैलियों और यात्राओं और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में डालने के लिए मनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने प्रदेश में पन्ना प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से खुद मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं और उन्हें गुरु मंत्र दे रहे हैं कि कैसे वो लोग के बीच जाकर लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 60 वोटों के पर एक जो पन्ना होता है वोटर लिस्ट का, उस वोटर लिस्ट के पन्ने के अनुसार कार्यकर्ताओं में काम विभाजन करना
ताकि उन 15 से लेकर 20 घरों में व्यक्तिगत संपर्क करना, वहाँ अपना प्रचार करना, साहित्य भेजना, कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव आता है सुझाव लेना, वहाँ का आंकलन करना, कितने वोट वहाँ हैं, कितने वहाँ वोट कट चुके हैं, ताकि कोई डुप्लीकेट वोटिंग ना हो जाए, तो वोट का सर्वे भी एक प्रकार से हो जाता है। ऐसे सब बारीक बारीक माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए ये पन्ना प्रमुख का सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, सभी 90 विधानसभाओं में। कि जिस प्रकार का उत्साह जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का ये टिकट का अनाउंस हुआ, मैं समझता हूँ उससे कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी ने सब करनाल लोकसभा के क्षेत्र ये मन बना चुके थे कि इस बार हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सिरसा पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ अभय चौटाला हैं। चौटाला साहब, नए गठबंधन हो रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, क्या मानते हैं? जो नए गठबंधन हुए, जिस तरह अखबारों की सुर्खियों में देखा और पढ़ा, उससे एक हैरानी हुई कि जो लोग कल तक पानी को लेकर के हमारा विरोध कर रहे थे, कहीं पंजाब में खड़े होकर के ये भाषण दे रहे थे कि हम एक बूंद पानी पंजाब से हरियाणा को नहीं देंगे, आज जिस सरकार की जिम्मेवारी थी कि एक एक बूंद अपने हिस्से का पानी पंजाब से वो ले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराए, उसको लागू करवाने की बजाय आज उन लोगों के साथ हाथ मिलाया है जो पानी का विरोध कर रहे थे। इसी तरह एक नया गठबंधन और हुआ है। वो गठबंधन हुआ तो इसलिए है सिर्फ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल से किसी तरह से रोका जाए, उनको बाहर ना आने दिया जाए। केजरीवाल ने भी पंजाब में पानी का विरोध किया था। आज उसी केजरीवाल के साथ हरियाणा के अपने आप को बड़े शासी मानने वाले आज लोगों के बीच में जाकर के क्या कहेंगे कि हम उस आदमी के साथ गठजोड़ करके आए हैं जो हमारा विरोध करने वाले। तो अभी जी, जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, धार्मिक संस्थाओं में लोग जाते हैं, सिरसा का डेरा सच्चा सौदा एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है। क्या आईएनएलडी भी डेरे के संपर्क करेगी या डेरा सच्चा सौदा में जाएगी? हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए डेरे में जाते हैं, मैं तो इस डेरे में बहुत पहले से जाता आ रहा हूँ। तो समर्थन के लिए आप जाएंगे वहां पर, उन लोगों से समर्थन की बात करेंगे चुनाव में? क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? कोई आपको लगता है कि उनसे जाकर के समर्थन नहीं मांगना चाहिए? वो मतदाता नहीं है क्या? लोकतंत्र में वोट मांगना गलत है? एक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने पिछले दिनों एक बयान दिया कि आईएनएलडी और जेजेपी जो है वो स्टैंड नहीं कर रही है। हमने सर्वे करवाया, कहीं किसी सर्वे में आईएनएलडी और जेजेपी हरियाणा में स्टैंड नहीं कर रही है। उसको धूल यहाँ आईएनएलडी चटाएगी, कोई दूसरा नहीं चटाएगा, चिंता मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी में जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन ओम प्रकाश चौटाला को जेल से बाहर ना आने देने के लिए किया गया है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज 18। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। विज ने कहा कि जो शख्स कैमरे के फ्लैश लाइट से डर गया उसे अपनी मां के आंचल में छुप जाना चाहिए। विज ने जेजेपी और आप के गठबंधन पर भी तंज कसा है। विज ने कहा कि जीरो के साथ जीरो जोड़ लो, उसका जवाब जीरो ही आता है। जो व्यक्ति एक कैमरे की फ्लैश से डर गया वो देश की रक्षा क्या करेगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो सीमा पर जाकर पाकिस्तान की और चाइना की बॉर्डर पर जाकर दिवाली मनाता है, और एक आदमी अंदर फ्लैश की लाइट से ही घबरा गया, उसको तो मां के आंचल में छुप जाना चाहिए। जीरो जमा जीरो इज इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो हैं। और जो जेजेपी पार्टी है उसने अपने परिवार का गठबंधन तोड़ दिया, अपने पार्टी का गठबंधन तोड़ दिया। अब वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म क्या निभाएंगे? और जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल ने तो अपने असूलों से गठबंधन तोड़ दिया। नहीं, अच्छी बात है, अकाली दल हमारा स्वाभाविक पार्टनर है और ऑल इंडिया लेवल पर, हालांकि प्रदेश स्तर पर उनकी मर्जी होती है कि वो क्या करें, और उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ।
हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में से एक रोहतक लोकसभा सीट है। कांग्रेस ने रोहतक से अपना उम्मीदवार तो ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी किसे रोहतक से मैदान में उतारने वाली है ये अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ नाम चर्चा में जरूर है, लेकिन वो कौन है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बीजेपी ने हरियाणा में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन रोहतक और हिसार की सीटों को बीजेपी के उम्मीदवार का इंतजार है। इन 2 सीटों पर गहन मंथन जारी है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि रोहतक से हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जो मेरी पार्टी मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिले, जिस भूमिका में मेरी पार्टी मुझे आशीर्वाद और आदेश देगी, मैं उस भूमिका को पूरा करने का काम करूं। हालांकि अटकलों में अरविंद शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है, जिनको रोहतक से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। खबर ये भी है कि अरविंद शर्मा का बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध को कैप्टन साहब ने केवल एक कल्पना करार दिया है। किसी ने अपने मुंह से कहा, चर्चा आप अपने आप ही कल्पना कर रहे हो, मैं उस कल्पना का क्या जवाब दूं? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक है और केंद्रीय नेतृत्व किसी को भी उम्मीदवार बनाएगा। आप देखना, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भारत माता को समर्पित होकर के 12 मई की शाम के अंतिम वोट पड़ने तक कमल के फूल को लेकर के देश के लिए खड़ा होता दिखाई देगा, देशद्रोहियों से लड़ता हुआ दिखाई देगा। बात रोहतक लोकसभा सीट की हो रही है तो हुड्डा परिवार बीजेपी के निशाने से कैसे बच सकता है? कैप्टन अभिमन्यु ने हुड्डा पर बड़ा हमला किया और कहा कि बादशाहत जाने का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए 2016 में रोहतक को जलाने का काम किया गया। फिर कोई बादशाह और शहजादा वह अपनी राजनीतिक विरासत के लिए वह मेरे शहर को जलाने की कुचेष्टा न कर पाए तो यह मुद्दा केवल इस चुनाव का नहीं, रहती सृष्टि तक रोहतक के लोग कभी इसको भूलने वाले नहीं। चुनावी मौसम है, इसलिए वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और चलेगा, लेकिन जनता उम्मीद कर रही है कि चुनाव में व्यक्तिगत छीटाकशी की बजाय उनके मुद्दों की चर्चा हो। तो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन दिल से करेंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मीटिंग की थी, उससे लगता नहीं कि कमल एकजुट है। पार्टी को आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर एकजुट होंगे तो शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दे सकते हैं। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा, रोहतक। और अब बात टोल प्लाजा की, जहां नौकरी करना दिन ब दिन खतरे का सबब बनता जा रहा है। ताजा खबर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के खेड़की दौला टोल प्लाजा की है, जहां एक टोल कर्मी की जान जाते जाते बची है। बच गया वरना जान चली जाती, बोनट पर चढ़ा नहीं तो मर जाता। गुरुग्राम का गुंडा कार चालक, टोल प्लाजा पर टेरर कांड। देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि इन दिनों टोल प्लाजा पर काम करना कितना खतरनाक हो गया है। टोल टैक्स बचाने के लिए लोग कैसे हैवान बन जाते हैं। इस कार के चालक का नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम तो पूरी तरह से हैवानों वाला है। देखिए इस टोल कर्मी को, नाम है अरुण कुमार। इसकी गलती बस इतनी थी कि ये टोल बैरियर को तोड़कर भाग रही इस इनोवा कार को रोकने की कोशिश कर रहा था। सर एक इनोवा गाड़ी आई, वो बूम बैरियर लटा के जाने लगा, मैंने उसको रोका तो उसने, जैसे मैं उसके सामने पहुंचा, उसने गाड़ी स्पीड पे की। अब इधर जाया था तब भी चोट लगती, मैंने जंप करके उसके बोनेट पे हो गया। बोनेट पे होने के बाद उसने गाड़ी को और स्पीड कर दी, लगभग 100 की स्पीड पे वो गाड़ी 5-6 किलोमीटर तक लेके गया। वो तो शुक्र है कि अरुण ने एक हाथ से कार के बोनट प्लेट को और दूसरे हाथ से वाइपर को पकड़ लिया, लेकिन कार चालक को रहम न आया। रोकने के बजाय उसने कार को 100 किलोमीटर स्पीड से भगा दिया और अरुण को घसीटकर करीब 6 किलोमीटर दूर ले जाकर शिकोहपुर गांव के पास उतारा, जहां इसके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। उसने मेरे को गाली गप्पड़ की मारा पीटी की, तो हमारी गाड़ी रोकेगा? हमारी गाड़ी पुलिस वाले नहीं रोकते, ये भी बात उसने बोली। तो मैंने बोला भाई मैं गाड़ी नहीं रोक रहा था,
मुझे ये तो बताते आप हो कौन। सुना आपने, उनकी गाड़ी को पुलिस वाले भी नहीं रोकते, न जाने किस रसूख के दम पर ऐंठ रहा था, लेकिन उसकी सारी हेकड़ी सीसीटीवी में कैद हो गई। गाड़ी का नंबर है HR 55S3827, जो कि गुरुग्राम के सूचित के नाम पर रजिस्टर्ड है। पीड़ित के मुताबिक कार चालक के साथ एक और शख्स मौजूद था और दोनों ने टोल कर्मी को अगवा करने की कोशिश की थी और दोबारा गाड़ी रोकने पर जान से मारने की धमकी भी दी। यहाँ पे डर लगने लगा क्योंकि सर गांव में ले जाने की बात हो रही थी कि आप तो मेरे साथ में मारा पीटी करते। बैठा के भी ले गए वो आगे आपको? बैठा के ले जाने वाले थे। उसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी कि अगर आगे से नंबर नोट कर लिए, आगे से ऐसा हुआ तो तुझे जान से भी मार देंगे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल है कि आखिर टोल कर्मियों का कसूर क्या है? वो भी एक गरीब इंसान हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए टोल प्लाजा पर काम करने को मजबूर हैं। उनके साथ ऐसी गुंडागर्दी से भला क्या हासिल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान के राजगढ़ में हिसार सादुलपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक अनियंत्रित कार खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हिसार रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में मरने वाले सभी बवारी खेड़ा के रहने वाले थे। एक I-20 गाड़ी हरियाणा की तरफ सालासर की तरफ यात्रा में जा रहे थे, तो उसमें कैसे अनबैलेंस ड्राइवर का हुआ जो खड़ा ये जो ट्रक आ रहा था उस ट्रक में घुस गई, जिसमें 3 की डेथ हो गई और 4 को हिसार भिजवाया। पिछले कई दिनों से चल रही हरियाणा की अनाज मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आढ़तियों ने हड़ताल खत्म कर दी है, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। सूबे की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक जोरों पर है, लेकिन मंडियों में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे थे, जो सीएम के आश्वासन के बाद अब खत्म हो गई है। सरकार के नुमाइंदों ने आढ़तियों से बात कर इस हड़ताल को खत्म करवा दिया है और आश्वासन दिया है कि आढ़तियों की मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। और जो हमारा बीसीपीए को लेकर के कुछ संशय था, बीसीपीए के सब ने माना है, आढ़तियों ने भी कहा है कि इसको थोड़ा दिन चलने दें। अगर कामयाब रहता है तो हम बीसीपीए की हमें कोई आवश्यकता नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी, कोई ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो बीच में इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे। आज जो है ना इस बात को मान लिया सबने कि बीसीपीए की आवश्यकता नहीं है। और जो ऑनलाइन फार्म अप्लाई करने की बात थी, जो जे फार्म ऑनलाइन करने की बात थी, वो सारे के सारे जूं के तूं जैसे पहले होते थे मैनुअल होंगे और किसी भी प्रकार का जो है ना ऑनलाइन किसी को आवेदन नहीं करना। दरअसल मंडी के आढ़ती गेहूं खरीद की पुरानी पद्धति को लागू करने, जे फार्म के मिलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने जैसी कई मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे। आढ़तियों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने उनकी सारी मांगों को मान लिया है। काफी दिन से हम लोग हड़ताल पर थे। आज उन सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और उसी समय मंत्री जी ने सीएम साहब से बात करके हमारी सभी समस्याओं को दूर करते हुए ये सुझाव दिया है कि आपका काम पुराने तरीके से चलता रहेगा और बीसीपी से संबंधित जो काम है वो सरकार खुद करेगी। हमारी जो हड़ताल चल रही थी वह क्यों आका पिछले साल वाला पैटर्न चाहूँ थे हम, वो हमारी सभी मांगे सरकार ने मांग ली है। पिछले साल की तरह चाहे राजस्थान का गेहूँ आओ, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पाकिस्तान से आओ, वो गेहूँ सारा लिया जाएगा और वो सारा बिकेगा और कोई भी ई ट्रेडिंग नहीं होगी, सब पुराने पैटर्न के हिसाब से लिया जाएगा। आढ़तियों की इस हड़ताल के खत्म होने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को ही उठानी पड़ रही थी और उम्मीद है कि किसानों को अब अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल 134A के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन को शिक्षा विभाग की ओर से पिछले 4 सालों की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते सभी प्राइवेट स्कूल सरकार के खिलाफ अब एकजुट हो गए हैं।
फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्राइवेट स्कूलों पर सवाल उठते रहे। वहीं एक बार फिर प्राइवेट स्कूल कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। नियम 134A के तहत निजी स्कूलों ने बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया है। हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन का कहना है कि पिछले 4 सालों से उन्हें सरकार की तरफ से निर्धारित राशि नहीं दी गई है। ऐसे में संगठन बच्चों का खर्च उठाने में असमर्थ है। हम कानूनी प्रक्रिया में रहकर ही मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा फंडिंग का जरिया नहीं है जो हम उन बच्चों को कंटिन्यू करा सकें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 134A का नियम 4 साल पहले लागू किया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को इन बच्चों की आधी फीस भरने का फैसला भी सुनाया था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की माने तो सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की है। तो किसी दूसरे बच्चे पर डाल नहीं सकते हैं क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का ये फैसला है और सरकार अभी हमें दे नहीं रही है, तो फंडिंग हमारे पास कहां से आएगी? हम लाचार हो जाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे बच्चों को फिर मना करें कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सरकार की तरफ से प्रत्येक छात्र के लिए फीस निर्धारित की गई है, जिसके तहत हर महीने ग्रामीण क्षेत्र में 300 से 500 रुपए और शहरी क्षेत्र में 500 से 700 रुपए स्कूलों को देने का ऐलान किया गया था। बहुत ज्यादा नहीं बनता है कि सरकार दे नहीं पाए, क्योंकि सरकार एक मिनिमम सा पैसा, एक थोड़ा सा पैसा पर बच्चे स्कूलों को पे करती है। गुरुग्राम में हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के बैनर तले करीब 250 और पूरे हरियाणा में कुल 1500 प्राइवेट स्कूल हैं। ऐसे में सवाल ये कि सरकार और निजी स्कूलों के बीच इस विवाद में इन मासूमों का क्या कसूर, जो अपने बेहतर भविष्य के लिए सपने संजोए हुए हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, न्यूज़ 18 हरियाणा।